हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ये भी क्या है स्टूडेंट, एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले के वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फर्म के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो यदि आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। सो फर्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी रीड अबाउट इन न्यूज़पेपर्स और कम अक्रॉस ऑन टेलीविजन आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यानी कि जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके बारे में हम अखबार में पढ़ते हैं या टेलीविजन पे देखते हैं, वो सारे लगभग जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। ठीक है। नाइदर proprietorship nor partnership can challenge the dominance of a joint stock company। ना ही प्रोप्राइटरशिप यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ना ही पार्टनरशिप फिर्म ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डोमिनेंस को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ग्लोबली क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। सो ऑल लार्ज स्केल बिजनेस रन ऑन दिस मॉडल। जितने भी लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मॉडल पे एग्जीक्यूट करते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ कंपनी इज प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इज द मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ बिजनेस वेंचर। ये जो कंपनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का टाइप, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेजेंट है ना, पूरी दुनिया में प्रेजेंट है और इसे सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़े, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े और अभी हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन सारे बिजनेस फॉर्म में से सबसे जो बेस्ट सुटेबल माना जाता है, जो स्टैंडर्ड माना जाता है, वो माना जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो। ठीक है। इवन वंस सोली ऑन्ड इंटरप्राइज लाइक द वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन, जिनके बारे में आप सारे लोग सुने होंगे, moved to this model once their sizes started to balloon। यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन है वो पहले सोली ऑन इंटरप्राइज था, यानी पहले वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ना चालू हुआ है ना, तो क्या हुआ, ये भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मॉडल पे मूव कर गया। तो ये तो हुआ इंट्रो। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी in which shares of the company's stock can be bought and sold by shareholders। यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टॉक हैं उसके शेयर को शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यानी कि कंपनी के स्टॉक के शेयर को खरीदा जा सकता है और अगर मेरे पास कंपनी का शेयर है तो मैं उसे बेच भी सकता हूँ। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या हम कर सकते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्संस डिवाइड द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जब एक ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर के क्या करते हैं, किसी कंपनी के कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं ट्रांसफरेबल शेयर्स में, यानी कि जिन शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि उसका ऑनर को ट्रांसफर किया जा सकता है। कभी वो उस शेयर का ऑनर मैं हूं और मान लिया जाए हम उस शेयर को बेच दिए तो कल को कोई और ऑनर हो जाएगा, यानी कि वो शेयर्स क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमारा फॉर्म होता है। तो मोटी सी बात यह है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक को खरीदा जा सकता है, स्टॉक के शेयर को खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। सो ईच शेयर होल्डर ऑन्स कंपनी स्टॉक इन प्रोपोर्शन। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्टॉक को प्रोपोर्शन में ऑन करते हैं, यानी कि वो पूरे कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। उन्होंने जितना हिस्सा, जितना शेयर खरीदा है कंपनी का, उस शेयर के वो ऑनर होते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स, अपने शेयर के अनुसार। द ओनली वे टू ज्वाइन दिस ऑनरशिप मैट्रिक्स इज बाय परचेजिंग शेयर्स। यानी कि ये जो ऑनरशिप का मैट्रिक्स है, यानी कंपनी के काफी सारे ऑनर्स होते हैं, तो उसको ज्वाइन करने का एकमात्र तरीका क्या है कि कंपनी के शेयर को खरीदना। द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, लार्ज और स्मॉल, इज प्रॉफिट।
जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, चाहे वो लार्ज स्केल पे हो या कम स्केल पे हो, जितना भी उनका शेयर है उनका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ओके, so a joint stock company is a legal entity that has been created by the statute of law। यानी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है वो एक लीगल एंटिटी होता है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने पढ़ा था पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, यदि आपने वीडियो देखा हो तो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहचान उसके ऑनर से होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में हमने देखा था कि जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनसे कंपनी की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी का अपना एक लीगल आइडेंटिटी होता है, ठीक है, उसे अपने शेयर होल्डर्स के आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये कानून के नियमों के तहत क्या होते हैं, बने होते हैं, यानी कि इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को बना रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि बताए गए हैं कुछ एक्ट में, हम लोग एक्ट को भी देखेंगे और एक्ट अमेंडेड भी हुआ है उसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे है, दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि जो कंपनी होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसे हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट पॉइंट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स ओनर्स। यस, यही बात मैं यहाँ करना चाह रहा था। लीगल एंटिटी का मतलब, लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी एक अलग कानूनी पहचान होती है। जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो ये एक अलग पहचान हो गई। जैसे हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना पहचान होता है ना, कि मैं शुभम हूँ, आप मोहन, सोहन, रीचा कुछ भी हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कंपनी का जो भी नेम हो, लाइक गूगल, तो उसका एक अलग पहचान है। अगर हम टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो वो कंपनी को उसके शेयर होल्डर्स की पहचान की जरूरत नहीं है। टीसीएस एक लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम पे कुछ खरीद सकती है, कुछ बेच सकती है ना, किसी पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है अगर किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया तो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किनके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, वो किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा। एमसीक्यूज का टोटल 100 प्लस एमसीक्यू, और मुझे लगता है कितना 132 टोटल वीवीआई एमसीक्यूज था। और उस वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी वीवीआई एमसीक्यूज है सारे आपको प्रोवाइड कर दिए गए, और पीडीएफ भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू वोट ऑन कंपनी रिलेटेड डिसीजंस। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के, वो कंपनी रिलेटेड डिसीजन में अपना वोट दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ कम शेयर्स बाय किए हुए हों, या कोई शेयर होल्डर ऐसा हो जिसके पास बहुत ज्यादा शेयर हो कंपनी का, तो क्या वहां उससे वोटिंग में इफेक्ट पड़ता है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यानी कि वन मैन वन वोट यहाँ भी चलता है, मीन्स कितने भी शेयर्स किसी के पास हो, एक शेयर होल्डर एक ही वोट दे सकता है। हाँ, अगर कोई दो लोग मिल करके ज्वाइंट, वहां पे ज्वाइंट शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसे एक ही शेयर होल्डर माना जाता है और वहां से एक ही वोट कंसीडर किया जाता है। वो आपको खैर यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ना ही सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स लुक एट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जांपल। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जांपल की बात करें तो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज, इंडिया की जो एक लार्जेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, आप सभी नाम सुने होंगे इसके बारे में। इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये क्या है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। एज इट हैज न्यूमेरियस शेयर होल्डर्स, जैसे इसके क्या है, न्यूमेरियस शेयर होल्डर्स है, काफी सारे शेयर होल्डर्स है, इन्होंने अपने शेयर्स को बेचे हुए हैं, ठीक है।
ऑल दीज शेयर होल्डर्स आर को ऑनर्स ऑफ टीसीएस, और जो भी सारे शेयर होल्डर्स है वो टीसीएस के को ऑनर्स है। को ऑनर्स का इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि ये उतने शेयर्स के ही ऑनर है जितना शेयर्स इन्होंने बाय किया हुआ है। ओके, तो हेयर इज द लिस्ट ऑफ सम अदर मेजर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करें तो टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका हाइप अभी चला हुआ है, ये भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मैकेनिकल वाले सारे जानते होंगे इसके बारे में, है ना, कई बच्चे यहाँ पे प्लेस भी हुए हैं। सो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओएनजीसी के बारे में आप सारे लोग जानते हैं ना, वैकेंसीज की आती है, तो ये सारे क्या हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, जो कि आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एंटायरली सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनलाइक अ पार्टनरशिप और अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। यानी कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है उससे अलग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्या होता है, एक सेपरेट इसका पहचान होता है अपने ऑनर से अलावा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नो सिंगल मेंबर इज लायबल फॉर सच अ कंपनीज एक्टिविटीज। कंपनी के एक्टिविटी के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए एक सिंगल मेंबर लायबल नहीं होता है, सारे लोग लायबल होते हैं, यानी कि सारे लोगों का दायित्व होता है। यानी कि अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है या कंपनी में किसी प्रकार का कुछ भी होता है तो एक पर्सन लायबल नहीं होगा। ओके, Alternatively, such a firm will not depend on any owner or shareholder to decide its future course of action. और दूसरा क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये अपने किसी ऑनर या शेयर होल्डर पे निर्भर नहीं होते हैं कि इन्हें आगे क्या करना। ठीक है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इसका अलग पहचान होता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, अनलाइक अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से अलग, उसके अनलाइक, which relies solely on its single owner, a joint stock company does not depend on any member. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सिंगल ऑनर पे निर्भर करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार से टास्क को एग्जीक्यूट कराता है ना, बिजनेस को कैसे हैंडल करता है। बट उसके अनलाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मेंबर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसी मेंबर पे डिपेंड नहीं रहता है। मेंबर्स कम एंड गो, मेंबर आएंगे और जाएंगे। शेयर्स आर बाउट एंड सोल्ड, शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। डिवाइडेंड्स आर अर्नड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लाभांश होगा, जो डिवाइडेंड्स प्रॉफिट होगा वो अर्नड किए जाएंगे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सच अ कंपनी गोज ऑन, और इसी प्रकार से कंपनी चलते रहेगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कोई मेंबर्स कहीं चला जाए या किसी की डेथ हो जाए, कोई रिजाइन मार दे, तो इससे कंपनी के स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसे ही बोला जाता है कि परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, कंपनी आपका चलते रहता है, इसमें कहीं पे रुकावट नहीं आती। ठीक है, so this point is directly born out of its status as a separate legal entity। और ये जो पॉइंट आपका आया है ये कहाँ से आया है, सेपरेट एंटिटी से आया है, जो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांसफरेबल शेयर्स। ये जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं और शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू ट्रेड देयर शेयर्स टू अदर प्रोस्पेक्टिव ऑनर्स। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर को बेच भी सकते हैं और दूसरे के शेयर को खरीद भी सकते हैं, यानी शेयर आपका ट्रांसफरेबल होता है। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि जो पहले वाला एक्ट था दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 और जो बाद में आया है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें थोड़ा सा चेंजेज है और इसीलिए हमने अच्छे से एक्ट को पढ़ा है और आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में समझाने की कोशिश की। देखिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, तो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तब उसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, यानी कि अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। एंड देयर इज नो अपर ब्रैकेट या अपर लिमिट, और इसमें अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 मेंबर से लेकर के 50 मेंबर्स तक हो सकते हैं। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर से लेकर के कोई भी अपर लिमिट इसमें नहीं है। हाँ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो अपर लिमिट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से यहाँ कोई अपर लिमिट नहीं लगाया गया है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो 2013 में लागू हुआ था कंपनीज एक्ट, उसमें क्या कहा गया है। तो अगर आप उसके सेक्शन 68 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। मैं यहाँ पे ये मैंने कट लगाया है इस कंपनीज एक्ट 2013 का, और कंपनीज एक्ट 2013 का पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पीडीएफ, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आप एमसीए गवर्नमेंट के पोर्टल से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड इन विच बाय इट्स आर्टिकल्स। मेन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी अगर वो नहीं है तो उसको छोड़ करके, ओपीसी एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया कि लिमिट को 50 से बढ़ा करके इंक्रीज करके 200 कर दिया गया। यानी कि 2013 के बाद से, जब से ये एक्ट आपका लागू हुआ है, उसके बाद से किसी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। एक्ट में लिखा हुआ है और एक्ट का पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से संतुष्ट हो सकते हैं। एमसीए गवर्नमेंट के पोर्टल से जाके पढ़ सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 टू 200। 50 से क्या कर दिया गया? 200 कर दिया गया। चलिए, यहां तक तो हम समझ गए कि अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 की, तो वहां पे प्राइवेट कंपनी में 2 से 50 मेंबर्स रह सकते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 से कोई अपर बाउंड नहीं है। अगर बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 50 से 200 कर दिया गया, यानी 2 से 200 हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक का सेम है, पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर के, तो यहाँ पे बस वही रहेंगे कि 7 से लेकर के कोई अपर बाउंड नहीं है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए तब आप क्या टिक करेंगे? मेन दिक्कत यहाँ पे आता है, क्योंकि थ्योरी पूछा जाए तब तो आप दोनों के बारे में लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज आपसे कैसे पूछा जाता है, देखिए मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कितने हो सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप पहले देखिए कि ऑप्शन क्या है। अगर ऑप्शन में 50 है और बाकी सारे में कोई 200 नहीं है, तो आपको 50 ऑब्वियसली टिक कर देना है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं। और अगर आप देखिएगा कि ऑप्शन में 200 है और तीनों ऑप्शन, दूसरा जो तीनों ऑप्शन है उसमें कहीं भी 50 नहीं है, तो ऑब्वियसली आप 200 टेक कीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर दिया जाए 1956 और दिया जाए 2013, वहां पे मतलब कि अगर आपको ऑप्शन में 50 भी दे दिया जाए और 200 भी दे दिया जाए, कंफ्यूजन वहां पे आता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी बोर्ड के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो उस सिलेबस में जो है वो प्रीवियस एक्ट को फॉलो किया जा रहा है या अभी जो नया एक्ट, और इसे नया नहीं बोला जाएगा, इसके भी 7-8 साल हो चुके हैं, तो ये फॉलो किया जा रहा है क्या, ठीक है। और 7-8 साल क्या, 10 साल हो चुका है।
तो ये फॉलो किया जा रहा है और मैक्सिमम में यही फॉलो किया जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको 200 ही टिक करना है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट 1956 दिया हुआ है तो मेक श्योर आपको 50 ही टिक करना है। हालांकि दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, ये आप एकदम श्योर रहिए, ठीक है। या तो 50 रहेगा या 200 रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो आप लोग समझ गए कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या चेंजेज हुए थे। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो फर्स्ट एडवांटेज है ह्यूज फिनेंशियल रिसोर्सेज, और जो कि एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम लोग, यानी कि एक ड्रॉबैक जो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि वहां पे काफी लिमिटेड फिनांस होता था हमारे पास। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या हो रहा है कि काफी सारे शेयर होल्डर शेयर को बाय कर रहे, तो हमारे पास फिनेंशियल रिसोर्स काफी ज्यादा हो जाता है। द सेकेंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। हर एक जो मेंबर्स होते हैं उनका जो दायित्व होता है लायबल, वो लिमिटेड लायबल होते हैं, जितना शेयर उनके पास है सिर्फ उसके लिए। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, यहाँ पे कहीं भी एकाधिकार वाली बात नहीं होती है। मीन्स देखिए, एकाधिकार तो हो सकता है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि जैसे डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है तो उसमें जो शेयर होल्डर्स हो रहे हैं उन सभी को जो है मौका मिल रहा है। और अगर वोटिंग हो रहा है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वहां पे भी आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिक माहौल वहां पे होता है। द नेक्स्ट वन इज इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ पे इफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहां पे क्या था, वहां पे आप देख रहे थे कि एक ही ऑनर क्या कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, और ना तो वो एक्सपर्टाइज था मैनेजमेंट में, तो वहां पे दिक्कत आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो इफिशियंट मैनेजमेंट हमारा होता है, और वो भी इलेक्ट किए हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसा कि हमने देखा कि हम लोग शेयर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हमारे पास ये सुविधा होती है। द नेक्स्ट वन इज प्रीपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसा कि आपने देखा कि इसका एग्जिस्टेंस बना रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसके मेंबर्स रिजाइन कर दें या किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए। ये जो कंपनी है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसके जो मेंबर्स है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग अपना इसका पहचान है और ये चलते रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरह कि अगर पार्टनर्स भाग गए तो आपका कंपनी ही बंद हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये तो था एडवांटेज। नाउ अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द फर्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी रहता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपको उनको फॉलो करना है। अगर आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। आपके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सेक्रेसी। और चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, एनुअल आपको ऑडिट कराना पड़ता है अपना टोटल अकाउंटिंग जो भी होता है। तो आपका जो सेक्रेसी होता है वो एक तरह से भंग हो जाता है, यानी यहाँ पे लैक ऑफ सेक्रेसी होता है। आप सीक्रेट नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, आपको एनुअली ऑडिट कराना है तो कराना है। द नेक्स्ट वन इज डिलेड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे डिलेड होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति डिसीजन अकेले अपने मन से नहीं ले सकता है। द नेक्स्ट वन इज करप्शन। करप्शन यहाँ पे देखिए होता है और इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है, हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। और आप लोग सुने भी होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा करप्शन होता है ना, इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है। खैर उतना डिटेल में आप सारे लोग हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। मीन्स यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को अगर समझना हो तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं जैसे जिनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है वो एक तरह से चाहेंगे कि हमारा वर्चस्व हो, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि सारे लोगों को वोटिंग राइट सेम रहता है या कुछ भी हो तो वो शेयर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एक तरह से कर भी सकता है। यानी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी यहाँ पे हो सकती है, एकाधिकार वाली भावना हो सकती है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। यानी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो स्मॉल बिजनेस के लिए सूट नहीं करता। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक नहीं कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन स्टूडेंट नहीं मिल पाएगा। और अभी आपका ये 2 दिन में सिलेबस खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, और बहुत ही ज्यादा वीवीआई टॉपिक ये भी है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।